नाज़रीन आदाब। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा तनाज़ा हुनूस जारी है। महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे ने सख्त तेवर दिखाए हैं। वहीं क्रिस सोमैया के FIR की कॉपी भी गर्दिश कर रही है। खबर दोपहर में आज हम इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे। या घरी यायचे या हनुमान चालीसा तुमच्या घरात जर ती पद्धत नसेल, संस्कृती नसेल, आमच्या घरात येऊन बोलायचं असेल तर बोलू शकता जरूर। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा तनाज़े पर हंगामा लगातार जारी है। बीजेपी और MNS के हंगामों के दरमियान महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे के तेवर काफी सख्त दिखाई दिए। उद्धव ठाकरे ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने का तरीका होता है। अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है तो घर आकर पढ़िए, दादागिरी मत कीजिए। ऐसा करने वालों से निपटना आता है। शिवसेना लीडर संजय राउत का कहना है कि हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह नहीं है, लेकिन इसके नाम पर माहौल खराब करना ठीक नहीं है। उधर MNS सरबराह राज ठाकरे की 1 मई को औरंगाबाद में होने वाली रैली की तैयारियां जारी हैं। इन सब के बीच इंतजामिया ने औरंगाबाद में दफा 144 को नाफिज कर दिया है। बीजेपी लीडर क्रिस सोमैया पर हुए मुबैना हमले के बाद FIR दर्ज कराने की बात सामने आ रही है। इस सिलसिले में एक FIR की कॉपी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस पर क्रिस सोमैया का कहना है कि इन्होंने कोई FIR 23 अप्रैल को दर्ज ही नहीं कराई है। इन्होंने ट्वीट किया कि बांद्रा पुलिस स्टेशन ने इनकी रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया था। बहरहाल म्युनिसिपल इंतखाबात करीब है और सियासत भी उरूज पर है। कोई पार्टी किसी से पीछे नहीं रहना चाहती। इस बीच ताज़ा खबर यह है कि अमरावती के रुकने पार्लिमान नवनीत राणा, उनके शौहर और MLA रवि राणा को सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली है। इन्हें 29 अप्रैल तक जेल में ही रहना पड़ेगा। जिकडे हनुमान चालीसा असेल पढ़ा। रामदास स्वामींनी सुद्धा मारुती स्तोत्र लिहून ठेवले, अप्रतिम आहे। भीमरूपी महारुद्रा, ते भीमरूप आणि महारुद्र काय असतं ते शिवसेना जर तुम्ही अंगावर आला तर दाखवायला कमी पडणार नाही, कारण आमचं हिंदुत्व हे हनुमानाच्या गदेसारखं गदाधारी आहे। या घरी यायचे या हनुमान चालीसा तुमच्या घरात जर ती पद्धत नसेल, संस्कृती नसेल, आमच्या घरात येऊन बोलायचं असेल तर बोलू शकता जरूर। देवेंद्र फडणवीस लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी के ऊपर देशद्रोह का गुनाह नहीं दाखिल हुआ है। समझ लीजिए, वो वकील है, वो लॉयर है। कल मुंबई हाईकोर्ट ने भी उस बारे में अपना मत जो व्यक्त किया है, वो पूरा जजमेंट फडणवीस साहब ने पढ़ना चाहिए। हम भी कहेंगे कि हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए। आपका मन अशांत है तो आप अपने घर में मंदिर में जाकर पढ़िए। दूसरे के घर में घुसकर अगर आप माहौल खराब करोगे हनुमान चालीसा के नाम पर, तो आपके ऊपर गुनाह दाखिल होगा। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। किशोर तिवारी है जो कि शिवसेना लीडर हैं, शिवारे कुलकर्णी हैं जो कि बीजेपी के लीडर हैं, इसके अलावा विनोद यादव जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ जुड़े हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत इस्तकबाल है। शिवारे जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा कि क्यों माहौल खराब करें। लगातार आपके पास इल्जाम लग रहा है हुकूमत की तरफ से, सरकार की तरफ से, आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, माहौल खराब करने का कोई कारण ही नहीं है। कौन माहौल खराब कर रहा है? देखिए, कंगना राणावत ने स्टेटमेंट भी किया, उसका घर जाके आपने तोड़ा। क्या हमने माहौल खराब किया? पालघर में 2 साधु मारे गए। हिंदुत्व की बात करने वाली शिवसेना हाथ धरे बैठे रह गई। हमने माहौल खराब किया? आप बार बार गलतियां कर रहे हो। जिस वीर सावरकर को बाला साहब ठाकरे उनकी रोज पूजा करते थे, उस वीर सावरकर को गाली देने के बाद शिवसेना चुप बैठी है। महाराष्ट्र का माहौल कौन बिगाड़ रहा है? आप बिगाड़ रहे हैं। कल परसों अगर कोई कहता है कि हम हनुमान चालीसा का पठन करेंगे, अभी जो उद्धव ठाकरे जी बोल रहे, क्या आप पढ़ सकते हो? तो पढ़ सकते हो तो स्वागत क्यों नहीं किया? नहीं, उन्होंने कहा कि पढ़िए, आप मंदिर में पढ़िए, अपने घर पे पढ़िए, किसी और के घर पे जाके कैसे पढ़ेंगे? भाई साहब, ऐसा है कि जब आप सरकार चलाते हो, सरकार चलाने का तरीका होता है। आप ही समर्थन कर रहे थे ना, यही लोग समर्थन कर रहे थे जब लाल किला पर लोग चढ़ गए थे। मोदी जी ने गोली नहीं चलाई, गुंडों को संरक्षण नहीं दिया। अब आपने मुंबई में गुंडों को संरक्षण देके पुलिस फोर्स में लोगों को ठोकने का, पीटने का, हल्ला करने का काम किया। सरकार इस तरह से नहीं चलता है, बातचीत से सरकार चलता है। देवेंद्र जी के कार्यकाल में कम आंदोलन नहीं हुए। पूरे महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन हुए। हर आंदोलन में देवेंद्र जी सामने आए,
उसका मुकाबला किया, सामने आकर किया, चर्चा से हल निकाला। नहीं तो चर्चा में आप तो शामिल भी नहीं हो पा रहे हैं। चर्चा के लिए आपको बुलाया गया था, चर्चा के लिए आपको बुलाया गया तो बीजेपी से कोई गया ही नहीं। वही भाई साहब, हर बार एक भी अपराध सेना के कार्यकर्ता पर दर्ज नहीं होता। हर बार भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता से लेके यहाँ पर लिखने की बंदी है। किसी ने सोशल मीडिया पे स्टिकर डाला, वो कोई नेवी अधिकारी था, निवृत्त अधिकारी था, उम्र में बुजुर्ग था, उसकी आंख फोड़ दी गई, उसको मारा गया। किसी लोगों को पकड़ के उनके बाल काट दिए गए। अरे भाई क्या है, सरकार ही क्या है? ऐसे सरकार के साथ कौन चर्चा करेगा? अगर तुम नहीं शुरुआत आपने की कि कोई भी मामला हो बातचीत के जरिए। चलिए किशोर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े। किशोर जी जिस तरह से बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि कोई भी चर्चा, कोई भी बात हो चर्चा करके उसका मामला हल करना चाहिए, लेकिन बीजेपी खुद चर्चा में शामिल नहीं होना चाह रही है। आपने ही बता दिया, ऐसा है। शिवराज कुलकर्णी ये अमरावती के बडेनेरा से आते हैं और शिवराज कुलकर्णी ये रवि राणा और नवनीत राणा की नौटंकी से बहुत वाकिफ है। उन्होंने रवि राणा को कई बार बहुत ही आलोचना भी की, क्योंकि ये लोग जिस प्रकार की राजनीति करते हैं ये राजनीति ओछी होती है। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि बीजेपी ने भी इनको मोहरा बनाकर महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने का प्रयत्न किया। मैं बताता हूँ शिवराज जी कि ये इन्होंने जो इंसिडेंट बताए आइसोलेशन में बताए, और ये जो हमारे संजय राउत जी का आपने बयान देखा, मुख्यमंत्री का बयान देखा, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, हनुमान चालीसा अपने अपने घर में पढ़ना चाहिए, मंदिरों में पढ़ना चाहिए। मंदिरों में उन्होंने पढ़ा अमरावती में, और पुलिस ने कभी रोका नहीं। उन्होंने फिर उसको बहुत पब्लिसिटी मिली तो उन्होंने डायरेक्ट बोला कि मुख्यमंत्री की बुद्धि खराब हो गई, मुख्यमंत्री के ग्रह बराबर चल नहीं रहे और मुख्यमंत्री के पीछे शनि लगा है। तो ये लोग मुख्यमंत्री का शनि उतारने वहां जाने वाले थे। बाद में इन्होंने बहुत अभद्र भाषा का उपयोग किया जो सोशल मीडिया पे है, और रेजिंग द वार अगेंस्ट द नेशन, ये जो बहुत बड़ी बात है जिसके अगेंस्ट इनको अरेस्ट किया है उसके पुख्ता सबूत मिले हैं। और आपको वंडर लगेगा कि इनको ये सब उपचाने के अंदर बीजेपी के जो बड़े नेता के फोन कॉल भी रिकॉर्ड हो गए। तो ये सब चीजें है ना बहुत गंभीर है। हाईकोर्ट ने भी गंभीरता से लिया और सेशन कोर्ट ने भी उनको अभी रिजेक्ट किया। वो उनका एलिगेशन तो बहुत लगाती है। उन्होंने बोला कि इनके तो बीजेपी वाले अभी उनकी पैरवी कर रहे हैं, तो वो कह रही है कि मैं अछूत हूं। तो शिवराज कुलकर्णी कहते हैं कि वो उनका सर्टिफिकेट बोगस है। हाँ, उन्होंने एक दलित का अधिकार छीन लिया है। दूसरी बात उन्होंने बोला कि स्पीकर की परमिशन लेना पड़ता है, ऐसा नहीं है। प्रोटोकॉल के हिसाब से जो लोकसभा का बुक है उसके हिसाब से बिल्कुल। कुलकर्णी जी लगातार बीजेपी एतराज करती रही है कि राणा फैमिली को जो अरेस्ट किया गया वो गलत तरीके से किया गया, लेकिन आज भी उनको राहत नहीं मिली कोर्ट से। नहीं, देखिए मैं बिल्कुल पहले भी स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं कि राणा जी को अरेस्ट किया, सरकार का काम है। सरकार ने कायदा सुव्यवस्था के लिए जो भी कदम उठाए होंगे वो उठाए होंगे। कायदा सुव्यवस्था आपके हाथ में है। अरे आप राणा जी के साथ है क्या? आप राणा जी के साथ है? जो राणा जी ने किया वो सही किया क्या? कुलकर्णी जी राणा जी के साथ नहीं, राणा फैमिली ने जो किया वो सही ठहरा रहे हैं आप उसको? मैं बताता हूँ, मैं हिंदुत्व के साथ हूँ, मैं हनुमान चालीसा के साथ। मैं कोई नहीं, जो तरीका सवाल हनुमान चालीसा पे कोई सवाल ही नहीं कर रहा, बिल्कुल आपका अधिकार है, बिल्कुल पढ़िए, लेकिन जो तरीका अपनाया जा रहा सवाल उस पर उठ रहा है। देखिए मेरे बड़े भाई बड़े भाई किशोर जी जो मुझे पूछ रहे हैं, मैंने किशोर जी के नेतृत्व में काम किया हुआ है। बड़े किसानों की आत्महत्या में किशोर जी जैसा काम पूरे विदर्भ में किसी ने नहीं किया है। मुझे मालूम है, किशोर जी के मेरे घरेलू संबंध है। किशोर जी को मालूम है कि मैं किसका आदमी हूँ। मैं तो हिंदुत्व का आदमी हूँ, मैं तो हिंदुत्व का आदमी हूँ, मैं तो मोदी जी का कार्यकर्ता हूँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का बंधा हुआ कार्यकर्ता हूँ। मैं बता रहा हूँ मैं किसका हूँ, मैं किसके साथ हूँ। अगर आप पूछेंगे तो मेरा जवाब है मैं देवेंद्र जी के साथ हूँ, नितिन जी के साथ हूँ, मोदी जी बीजेपी के साथ हूँ। चलिए मैं विनोद यादव आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार हनुमान चालीसा पर बहस हो रही है, तकरीबन 10 से 15 दिन हो गए इस तरह को इश्यूज को महाराष्ट्र में देखते हुए हमको, जिस तरह से सीएम ने कल बयान दिया है, क्या उनके बयान में कुछ
तेजी दिखी है, क्या कुछ बोल्डनेस दिखी है कि वाकई एक सीएम की तरह उन्होंने बात की है? विनोद जी। अध्यक्ष जवाब दिया, क्योंकि यही जो अभी कुलकर्णी साहब बैठे हैं, इनकी ही पार्टी के लोग कहते थे अब वो शिवसेना पुरानी वाली शिवसेना नहीं रही, अब वो बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना नहीं रही। और जब अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना वाले तेवर में ठाकरे शैली में जवाब दिया है, तो कुछ दलों को थोड़ा सा तकलीफ हो रही है कि ये मुख्यमंत्री की भाषा सही नहीं है। देखिए, एक बात समझने जैसी है, हनुमान चालीसा अगर किसी को पढ़ना है तो उसे अपने घर में पढ़े, किसी मंदिर में जाए, किसी देव स्थान में जाए। मुख्यमंत्री के आवास के अंदर जाके जीत करना कि मैं उसके घर में जाऊंगी, वहां पढ़ूंगी, उन्हें सिखाऊंगी। देखिए, लोग कहे चाहे जो भी कहे, पर बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं उद्धव ठाकरे, और उनसे बड़ा हिंदुत्व का अगर कोई कह रहा है कि उनसे बड़ा भी कोई हिंदुत्व मानने वाला है, तो ये थोड़ा सा सरासर गलत है। हिंदुत्व को मानने वाले बाला साहब ठाकरे भी है, भाजपा में भी कट्टर हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं। लेकिन नवनीत राणा का जो स्टेटमेंट था कि मैं मुख्यमंत्री के आवास मातोश्री में जाके हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, वो कहीं ना कहीं उनका गलत स्टैंड था या बहकावे में किया गया स्टैंड था, जिसकी वजह से आज उनको जेल में अपने रात और दिन बिताने पड़ रहे हैं। बिल्कुल कुलकर्णी जी, अगर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि शिवसेना जो हिंदुत्व के ट्रैक से हट रही है, इसमें तो आपको फायदा है, दिक्कत क्या आ रही है? फिर हटने दीजिए उसको। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, शिवसेना ने अपने सरकार का उपयोग करके इस मामले को हल करना चाहिए था, ना कि गुंडागिरी का उपयोग करके। नहीं, हल करने की तो कोशिश की, सर्वदलीय बैठक बुलाई, उसमें आप उसमें शामिल ही नहीं हुए। सरकार में बैठ के आपके घर में, आपके रिश्ते में रहे हुए कुछ नेता अगर रास्ते पे आके गुंडागिरी करते हैं, लोगों की गर्दन पकड़ते हो, लोगों पे पथराव करते हो, ये मुख्यमंत्री से अपेक्षित है। नंबर 1। नंबर 2, अगर अभी याद आ रही है आपको गद्दाधारी हिंदुत्व की, शर्जील उस्मानी भाषण देके गए, मतलब कहा गई थी 12 नवंबर को अमरावती में रजा अकादमी ने 40,000 का मोर्चा निकाला, हुजूम निकाला, पूरे अमरावती को तहस नहस कर दिया। क्यों कार्रवाई नहीं की? कहा गई थी पुलिस? क्या कर रहा था उद्धव ठाकरे जी का गद्दाधारी हिंदुत्व? कहा गया था उस समय? देखिए, महाराष्ट्र की हर घटना में आज तक के आपका गद्दाधारी हिंदुत्व, गद्दाधारी, घंटाधारी हिंदुत्व का तो ऐसा कोई प्रकार नहीं होता है। हम पहली बार सुन रहे हैं। ना बाला साहब ठाकरे जी ने, शिवसेना प्रमुख जी ने ऐसा कोई प्रकार बताया है कभी? हिंदुत्व का ये प्रकार अलग होता है और वो प्रकार अलग होता है। हिंदुत्व छोड़ा हुआ है। जिस सावरकर को गाली देने वाले कांग्रेस वाले खुलेआम इनके मुंह के सामने गाली देते हैं, इनके मुंह से निषेध के शब्द भी नहीं निकलते हैं, इन्होंने हिंदुत्व छोड़ा हुआ है। अब समय की मांग है, हिंदुत्व का माहौल है, अब फिर से याद आने लग गया, इसलिए भाषा बोलने लग गए। देखिए, सरकार के तरीके से चलनी चाहिए। सरकार ने किसी का घर तोड़ना, किसी के घर पर बुलडोजर चलाना, किसी को अरेस्ट करना, कुछ झूठे अपराध दाखिल करना, ये जो चल रहा है, ये बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतों में ज्यादा हो रहा है। मिनी इमरजेंसी का रूप है कुलकर्णी जी। बीजेपी पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी वाली रियासतों में ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये जो आप घर तोड़ने की बात कर रहे हैं, बुलडोजर की बात कर रहे हैं, बीजेपी की रियासतों में ज्यादा है। अरे भैया, जिनका अवैध है उनका तोड़ो ना, कौन नहीं बोलता है? गुंडों के घर तोड़ना और कोई पॉलिटिकल कार्यकर्ता के विरोध करता है इसलिए घर तोड़ना, उसका घर लीगल होने के बावजूद तोड़ना, तो ये कौन तय करेगा गुंडा कौन है? ये तय कौन करेगा? ये तो हो ही रहा है ना। तय कौन करेगा गुंडा कौन है जिसका घर तोड़ना है? अरे भैया, गुंडा कौन का घर क्यों नहीं? ये तो कोर्ट तय करेगी। हाँ, तो कोर्ट आप तो जा ही नहीं रहे, कोर्ट जाने से पहले तोड़ दे रहे हैं सब जगह पे। क्यों लोगों की जगह आपका? अगर मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में भी हुआ है, अभी कोर्ट जाने से पहले घर तोड़ दिए जा रहे हैं। मैं बताता हूँ ना आपको, सार्वजनिक जगह पर, सरकार के मालिकी की नजुल की सार्वजनिक जगहों पर अगर अतिक्रमण होता है तो उस अतिक्रमण को तोड़ने का अधिकार नगर निगम को होता है, प्रशासन को होता है। ये तो अगर महाराष्ट्र सरकार कर रही है तो क्या दिक्कत है? वही सवाल में वही पूछा, अगर महाराष्ट्र सरकार घर तोड़ रही है तो क्या दिक्कत है? मैं वही तो बता रहा हूँ ना, मैं वही बता रहा हूँ कि जिसका घर अतिक्रमण में नहीं, जिसने केवल हमारे खिलाफ आवाज उठाई, केवल उसने हमारे खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए अगर उसका घर तोड़ा जाता है, उस बात का मैं विरोध कर रहा हूँ। आप अतिक्रमण हटाइए ना, मैं बताता हूँ। मैं मुंबई के अतिक्रमणों की लिस्ट देता हूँ, मैं महाराष्ट्र के अतिक्रमणों की लिस्ट देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी पार्टियों की सियासत ही अतिक्रमण पे चले। मुंबई में जितना अतिक्रमण है, कहाँ पे है? पूरी झुग्गी झोपड़ी उसी पे बसी है। बहरहाल किशोर जी, क्या कुछ इस पर रिप्लाई करना चाहेंगे? आप पर इल्जाम लग रहा है कि आप सरकार सही से नहीं चला पा रहे हैं। अब वो लोग ही जज करेंगे, लेकिन
मैं आपको बताता हूं कि किसकी कमीज किससे ज्यादा सफेद है, इसका भी कंपटीशन हो रहा है। लेकिन एक मैं बताऊं तुमको, अलवर इन्होंने ही बोला कि नगर प्रशासन के पूर्ण अधिकार है कि तुम अवैध निर्माण तोड़ सकते हो। तो नगर प्रशासन अलवर ने, जो बीजेपी के जहां पर 90% पार्षद है, उन्होंने एक मंदिर तोड़ दिया, इन्होंने बवाल खड़ा किया। बिल्कुल। हाँ, तो ये गलत हो जाता है। आप देखिए, इतना टेंशन था वहां पर और अनरूली मॉब आ गया था। अनरूली मॉब आ गया था, फिर भी किरीट सोमैया खार पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पहुंचने के बाद अब वो कहते कि वो उन्हें गंभीर जख्मी किया और सीसीटीवी फुटेज बताता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन हमने 100 लोगों को अरेस्ट भी किया था। लेकिन इन्होंने दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और क्या बोला मालूम है? मुझे संजय पांडे और उद्धव ठाकरे, यानी उद्धव जी भी बोलते नहीं, तो उद्धव ठाकरे मुझे मार डालना चाहते थे। मुझे बताइए, कोई महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री या पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई ऐसा कुछ बोलता है तो इन्होंने खुद क्रिमिनल पिटीशन दाखिल करना चाहिए। अब देखिए, राणा जो है दानपत, वो तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट में भी जाएंगे, तो 153 की कार्रवाई या 124A की कार्रवाई गलत है, जिसमें वो सब सिद्ध हो जाएगा। तो अगर हम गलत है तो हमें प्रताड़ित किया जाएगा। लेकिन ये लोग गलत करते हुए इतने सफाई से बोलते हैं कि हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे, ये गलत है। महाराष्ट्र में हम साझा सरकार में 100% की हमारी सरकार रहेगी तो हम ये सब लागू करेंगे। अब हम 30% में हैं और हमारा राजधर्म पालन करना यह अत्यंत आवश्यक है। तो आप समझ लीजिए कि हमारे भी मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बोल के काम कर रहे हैं तो उनको सर्वधर्म को लेके चलना। क्या शिवराज कुलकर्णी ये हिंदू राष्ट्र है? क्या यहां से पूरे मुसलमानों ने देश छोड़ के चला जाना चाहिए? आप चाहते क्या है मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन अजान का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पे आप छोड़ना चाहिए कि लाउड स्पीकर लगे ना लगे। लाउड स्पीकर लगे तो किस तरीके से लगे, आप राष्ट्रीय स्तर पे तो लेते नहीं। आपके मध्य प्रदेश में लगे हैं, आपके गुजरात में लगे हैं, सब तरफ लगे। आप गड़े मुर्दे उठा कर करते हो। राम मंदिर का मुद्दा निपट गया, उसके बाद अपन ने 370 लाया, उसके बाद अपन ने समान कायदे के लिए अभी लेके आए, फिर अजाब का मुद्दा ले आया, फिर हलाल का लेके आया। आप क्या चाहते क्या हो? और मैं बता रहा हूं कि राज ठाकरे का एजेंडा और नवीन और रवि राणा का एजेंडा, ये सब बीजेपी का एजेंडा है और बीजेपी खुद खुल के नहीं आ रही। अगर बिल्कुल हमारे साथ विनोद यादव जी भी मौजूद है। विनोद यादव जी, क्या बीजेपी खुलकर नहीं खेल पा रही है, पीछे से लोगों को आगे कर रही है कि आप इस मुद्दे को उठाइए या इस तरह के इश्यूज को उठाइए, ऐसा लगता है क्या? अलग विषय है। देखिए, अगर नवनीत राणा वाला जो विषय है तो उसमें यह कहा जा सकता है कि इसके पीछे बीजेपी हो सकती है, ऐसा आशंका लोगों को है। लेकिन कल देवेगौड़ा जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात स्पष्ट कर दी है कि अब संघर्ष करना है, सड़क पे उतर के संघर्ष करना है। इसके लिए उन्होंने जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी उसमें भाजपा ने बहिष्कार किया। और अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे कुलकर्णी साहब बोल रहे थे, देखिए एक बात बता दूं कि बदले की राजनीति जो है हर पार्टी के लोग कर रहे हैं। आप नवाब मलिक का केस देखिए, नवाब मलिक को क्यों जेल में डाला गया? तो पूरी जनता को पता है कि नवाब मलिक को जेल में इसलिए डाला क्योंकि वो एक पार्टी और एक पार्टी के विशेष लोगों के खिलाफ में रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, कुछ न कुछ कह रहे थे। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, आप देखिए मध्य प्रदेश में देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश में देखिए, वहां पे तो अभी कल ही एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। हालांकि बाद में उसको स्थानीय पुलिस ने, कानपुर की पुलिस ने खंडन किया। वहां पत्रकारों को तो कपड़ा उतार दिया गया। ऐसी ही घटना तो मध्य प्रदेश में हुई। बलिया में तो ऐसा हुआ कि जिन पत्रकारों ने पेपर लीक होने की घटना प्रकाशित की उनको जेल में डाला गया, उनको आज सुबह बेल मिली है। तो बदले की राजनीति या दबाने की राजनीति हर सरकार कर रही है, अपनी सुविधा के अनुसार कर रही है। पर महाराष्ट्र में इस वक्त लोग शांति चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थित चाहते हैं। इसकी जिम्मेदारी सभी पार्टियों की बनती है। और मुंबई में और मुंबई सहित जो 14 महानगर पालिकाओं का इलेक्शन होने जा रहा है, जिसे लोग मिनी विधानसभा के रूप में देख रहे हैं, इसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व है गंगा जमनी तहजीब है। बिल्कुल, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह है, चाहे उसके साथ में सिख ईसाई सारे लोग एक हैं।
सब हिंदुस्तान है। अगर इसमें से किसी को भी अलग करके कोई देखना चाहता है तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं देश की एकता और अखंडता को खंडित करने की बात सोच रहा है। हिंदू यहाँ बहुसंख्य है, ये बात सच है, लेकिन उसके साथ भी मुस्लिम, सिख और ईसाई भी महत्वपूर्ण पार्ट है इस देश के। किशोर जी, 1 तारीख की क्या तैयारी की है आप लोगों ने, क्योंकि राज ठाकरे औरंगाबाद जाने वाले हैं और काफी बड़ी वहां पर रैली करने वाले हैं, लगातार ट्वीट हो रहा है, लोगों को वहां पर इकट्ठा होने की कोशिश की जा रही है, आपकी सरकार की तरफ से किस तरह के स्टेप उठाए जा रहे हैं इसके लिए? ये पुलिस कार्रवाई करेगी और पुलिस सक्षम है। राज ठाकरे हो या देवेंद्र फडणवीस हो, जो भी कानून हाथ में लेंगे उनको हम डील करेंगे। हमने तो नवनीत राणा को भी बता दिया कि कानून का राज है, कानून में आप अशांति और दंगे नहीं फैला सकते। लेकिन है ना, दंगे फैलाना, अशांति करना ये गलत है। ये कब समझेंगे मालूम नहीं। भारत की प्रायोरिटीज क्या है अभी? सामाजिक न्याय, लोगों की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, महंगाई, और साउथ ईस्ट एशिया में मोदी जी बोलते तो है सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता लोग हैं वो लोग है ना इस पे विश्वास नहीं रखते, कोई दूसरा ही एजेंडा लेके चलते। तो उद्धव जी को साथ देना चाहिए। उद्धव जी के छोटे भाई राज ठाकरे, उन्होंने भी इनकी सुपारी ले ली, और राज ठाकरे भी इस प्रकार के उपद्रव कर रहे कि उनके बड़े भाई को काम नहीं करने दे रहे। तो नीतिमत्ता बहुत बड़ा विषय हो चुका है। बीजेपी को किसी भी हालत में सत्ता चाहिए थी, 105 विधायक आने के बाद भी सत्ता नहीं मिली, इसलिए वो नैराश्य में है। और नैराश्य में आदमी जाता है तो उसकी विवेक सब खराब, विवेक उसका नष्ट हो जाता है। तो ये विवेक नष्ट होने की स्थिति में है, तो इनको मानसिक आधार की जरूरत है, और मोदी जी ने इनको मानसिक आधार देना चाहिए कि सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन हमने हमारा जो सिद्धांत है उस पर अड़िग रहना चाहिए। तो ये नहीं कुलकर्णी जी, आपने इससे पहले शिवसेना के साथ मिलकर सरकार चलाई है, तब सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन एक चीज कहा जा रहा है कि बाला साहब ठाकरे जब थे वो जो कहते थे वो अड़ित होता था, जो कहते थे वो करके दिखाते थे। क्या उद्धव ठाकरे में अब वो बात नहीं है? क्या वो किसी प्रेशर में काम कर रहे हैं? नहीं, बाला साहब ठाकरे जब थे तभी भी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना सरकार में सब बाला साहब बोलते थे वैसा नहीं होता था। अटल जी भी बोलते थे, अडवाणी जी भी बोलते थे, स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी भी थे। दोनों तरफ से चलता था, दोनों तरफ का समन्वय रहता था। अब 5 साल अगर तुम हमारे सरकार में रहोगे और हमारे विरोध करोगे, 5 साल त्याग पत्र जेब में लेके घूमोगे, तो ये तो बात होने वाली है। देखिए, ऐसा है कि हमारे सत्ता में थे तो चुपचाप थे, तब हम अच्छे थे। अब ये तो पूरे 2019 के चुनाव के सब उनके भाषण सुनिए, शरद पवार जी के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ है, सावरकर जी उनको प्रिय है, उनको हिंदुत्व प्रिय है, राम मंदिर के मुद्दे पर वोट मांगे, मोदी जी के फोटो पर नाम पर वोट मांगे। अब ऐसा है कि उन्होंने जो बंद कमरे में अपने पिताजी को जो वचन दिया था कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनूंगा महाराष्ट्र का, उस वचन निभाने के लिए उन्होंने हिंदुत्व भी छोड़ दिया, ये सब छोड़ दिया, मुद्दे छोड़ दिए। लेकिन वो तो मुख्यमंत्री नहीं, इलेक्शन के बाद वो तो मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाह रहे थे, शरद पवार की कोशिशों से बने वो। नहीं, ये ऐसा है कि देखिए महाराष्ट्र में तो ऐसा होता है, एक सवाल में जो कुछ भी होता है, जी जी, जो भी कुछ होता है वो शरद पवार जी करते हैं। ये ऐसा होता है महाराष्ट्र में, ऐसा कुछ नहीं है। उद्धव ठाकरे जी की खुद की मंशा थी, इसीलिए उद्धव ठाकरे जी ने ये सब बताया कि मैंने वचन दिया था मेरे पिताजी को, एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाना था, शिवसैनिक का बहाना था, उनको खुद को बनना था, शिवसेना का मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन उद्धव ठाकरे बनेंगे ये तो नहीं था। किशोर जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हमारा कोई किशोर जी आक्षेप नहीं है। नहीं, वक्त की कभी। किशोर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? थोड़ा उनकी भड़ास थोड़ी निकल जाए, 1 मिनट में बात कर लेता हूँ कि भड़ास नहीं है किशोर जी, भड़ास नहीं है, हमारा कोई आक्षेप नहीं है। शिवसैनिक बने या उद्धव ठाकरे जी बने, उनका अंदरूनी मामला है। वो शिवसैनिकों की समझ में आ गया कि क्या चल रहा था, क्या बताया जा रहा था। चलिए किशोर जी, मैं बता ये देखो, मुझे एक बात अभी भी नहीं समझी कि राजकीय दृष्टया ये महबूबा मुफ्ती के साथ भी जाते तो क्या हिंदू तो छोड़ देते। हमने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ साझा मिनिमम प्रोग्राम पर सरकार बनाई, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार बन नहीं रही थी। इन्होंने सुबह 4 बजे एक सरकार बनाई थी, वो टिकी नहीं। तो ये लोग अगर राष्ट्रवादी के साथ जाते हैं तो इनको सब चलेगा, ये कांग्रेस के साथ जाएंगे, महबूबा मुफ्ती के साथ जाएंगे, सब चलेगा। अगर हमने राजकीय हिसाब से हमने कोई पर्याय चुना है जिसके कोई कारण है, तो वो पर्याय
से हम हिंदुत्व छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। कल चल के 24 के चुनाव में मोदी जी छोटा भाई बड़ा भाई करेंगे तो परिस्थिति बदल जाएगी। आप है ना शिवराय कुलकर्णी, आप देवेंद्र को बताइए कि इतना एक्सट्रीम ना हो जाए कि सारे रास्ते बंद हो जाए। देखो, मतभेद होना और मनभेद होना बहुत ही ये मनभेद और व्यक्तिगत जाकर टिप्पणियां करना, इससे बाज कब आएंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन दोनों तरफ से जो टिप्पणियां की जा रही है वो टिप्पणियां राजनीति में अनुचित है, ये तो मैं जरूर बोलूंगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन विनोद जी, जाते जाते एक सवाल आपसे कि क्या आघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? देखिए, उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और जैसे अभी किशोर जी ने कहा कि दुश्मनी जम के करो, मगर इतनी गुंजाइश रखो कि जब कभी मिले तो शर्मिंदा न हो। उन्होंने संकेत दे दिया कि आने वाले 2022 या 24 में जो इलेक्शन होंगे उस समय क्या परिस्थितियां होंगी बड़े भाई छोटे भाई की, वो एक संकेत दे रहे हैं। और जहां तक आपका सवाल था आजम जी कि आघाड़ी सरकार में सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आघाड़ी सरकार में बहुत कुछ व्यवस्थित नहीं चल रहा है। गृह विभाग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास में है, वो अपनी तरह से राजनीतिक दांव खेल रही है। मुख्यमंत्री का पद शिवसेना के पास में है, शिवसेना अपने अस्तित्व और अपने ताकत की लड़ाई लड़ रही है। और इसके अंदर अगर कोई एकदम से मलाई खा रहा है या शांति से कर रहा है तो वो कांग्रेस है। जबकि मुझे लगता है कि राजनीतिक ढंग से कांग्रेस सबसे ज्यादा फिलहाल कांग्रेस ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुलकर्णी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और विनोद यादव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम में फिलहाल इतने हैं। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।